तो मैं उसको इग्नोर करके आगे जाती हूँ जैसे, तो वो वापस से पीछे मुड़कर आता है और फिर वो वापस से मतलब छेड़ने, मतलब हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, छेड़ता है। और ये जैसे पुलिस ने पकड़ लिया तो ये छोड़, मतलब इसको पता नहीं था, लेकिन एकदम से देख के ना ये भाग गया और एक के घर में घुसा। उसमें एक लेडी प्रेग्नेंट थी, उसने उसको बहुत तेज से धक्का दिया। मैंने 112 पे कॉल करी। कितने बजे कॉल करी? मैंने करीबन 6:09 के लपेट में मैंने पुलिस को फ़ोन करा, पीसीआर को। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरे घर में हो गया, मेरी बच्चे को छेड़खानी करी। नमस्कार, इस वक्त रात्रि के 11:30 बज रहे हैं और इतनी रात्रि को मैं खड़ा हुआ हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना मानसरोवर पार्क के अंदर। मामला बहुत संवेदनशील है, दो संप्रदायों का है और इसीलिए ऐसे मामलों को लेकर काफ़ी उत्तेजना भी फैल जाती है। मामला बहुसंख्यक समाज का है, यानी हिंदू समाज का है, और जो शरारती तत्व हैं वो संप्रदाय विशेष के जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग हैं। हमें खुलकर नहीं बोल सकते क्योंकि आजकल अगर हम मुसलमान बोलते हैं तो हमारे चैनलों पे स्ट्राइक आ जाती है, लेकिन मैं फिर भी खुलकर बोलूँगा। मामला मुस्लिम समाज के एक युवक का है। जब हिंदू समाज की एक बच्ची सुबह ट्यूशन के लिए जा रही थी, जो नीट की तैयारी कर रही है, आगे जाकर भविष्य में डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती है, स्वप्न देखती है। जब वो बच्ची तकरीबन 8:53 पे, जैसे सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है, ट्यूशन पे जा रही थी, तो पीछे स्कूटी पे सवार इमरान नाम के एक जिहादी सोच के नौजवान ने उस बच्ची को रोका, उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ऐसी भाषा जिसको मैं अपने शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। सुबह ये बात आई गई होगी जब बच्ची ने अपने घर में जाके अपने पेरेंट्स को बताया, मम्मी को बताया, और उनके पापा जब शाम को घर में आए तो पापा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तमाम जो हरदेवपुरी के रहने वाले हैं उसी इलाके के, इन लोगों के साथ है। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस लड़के की शिनाख्त हुई और लड़की ने पहचान लिया कि यही लड़का था। इस वक्त नवयुवक को लेकर जीटीबी हॉस्पिटल गया हुआ है पुलिस का स्टाफ, क्योंकि एक कार्रवाई होती है जिसमें अपराधी को गिरफ्तार करने से पहले एमएलसी करवानी जरूरी होती है, ताकि बताया जा सके उसने किसी प्रकार का नशा तो नहीं ले रखा या उसके शरीर पे कोई शारीरिक चोट के निशान तो नहीं है। अदालत में गवाही के दौरान ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इनकी आंखों में आक्रोश है। किस तरह बहुसंख्यक समाज की युवती जो ट्यूशन जा रही थी और ये जिहादी मानसिकता के लोग उनको छेड़ते हैं और अश्लील हरकतें करते हैं। मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं और गले में भगवा गमछा है, तो लगता है कि हिंदू संगठन के लोग हैं। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँ। जय श्री राम। मेरा नाम पिंटू चौधरी है। पिंटू जी, क्या मामला था और कैसे आपको मालूम पड़ा? मामला हमारे यहाँ की एक बच्ची है पड़ोस की, जो ट्यूशन वगैरह जा रही थी, तो पता लगा कि एक, जैसा आपने बोला, जिहादी, जिसकी मानसिकता एक कुत्ते से भी नीचे है, उसने हमारी इस बच्ची को बहुत ही गलत टिप्पणी करी, जो मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि वो शर्मनाक होगी। हमारी संस्कृति में नहीं है कि हम अपनी ज़बान से गलत निकाल लें, लेकिन उसने हमारी बच्ची के साथ बहुत ही गंदी भाषा में, मतलब गंदी, आप समझ सकते हो कितनी, किस लेवल तक गंदी होगी, उस भाषा में उसने उसको प्रताड़ित किया, छेड़छाड़ की, और उसके बाद वो खुले मजाक में घूम रहा है। मतलब राक्षस, जीते जी राक्षस, जो आज हमारी इस बच्ची के साथ है, कल हमारी दूसरी बच्ची के साथ होगी। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी मेरे संस्कृति के, जितने भी मेरे समाज के, जितने भी अच्छे समाजवादी, हिंदूवादी और अच्छी सोच रखने वाले हैं, इस बच्ची के साथ आएँ, ताकि दूसरी बच्ची के साथ ये कृत्य ना हो। इससे पहले भी इनके घर से, जो हमने सुना है, इमरान के घर से, हमारे यहाँ पहले भी एक ऐसा काम हुआ है। अब तीसरी बार ना हो, ऐसा ना हो कि यहाँ बहुत ज़्यादा गलत हो जाए। जहाँ ये इमरान रहता है वहाँ पर कितनी प्रतिशत आबादी होगी इन संप्रदाय विशेष वालों की? मेरे हिसाब से बिल्कुल 1% लगभग। 1% भी, तब भी इनकी इतनी हिम्मत है कि आपकी बच्चियों को छेड़ते हैं। हिम्मत है, इनकी मानसिकता ये है, हमारी मानसिकता नहीं, हमारी संस्कृति नहीं है।
हमारी संस्कृति है प्यार से रहना। अब सुबह ये वाकया हुआ था 8:53 के तकरीबन, जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर नजर आ रहा है, लेकिन इतनी देर कैसे लग गई इस व्यक्ति को पकड़ने में? एक्चुअली उस टाइम ऐसा था कि सब लोग अपने काम से थे, क्योंकि हम लोग अपने सब काम पे रोजगार पे जाते हैं। यानी सुबह आपने पुलिस को सूचना नहीं दी थी? वो एक समय था कि सब लोग अपने काम पे गए हुए थे, जैसे कि हमारे मोनू भाई हैं, ये लगभग वहीं थे उस टाइम, या कुछ भी था जो कहानी थी, तो इन्होंने 1-2 आदमियों को बताया भाई ऐसे ऐसे बच्चे के साथ हो रहा है, तो एक सब लोग गए हुए थे, तो अब वो इकट्ठे हुए हैं, पुलिस को जानकारी दी गई है, पुलिस भी अपने काम में व्यस्त रहती है कि पुलिस तो इनके लिए नहीं खड़ी है अवेलेबल, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है और कानून को अच्छा काम करना चाहिए। बाद में मोनू जी मेरे साथ, मोनू जी हैं। एक्चुअल में क्या हुआ जी बताइए। कि सुबह मुझे पता लगा कि लड़की के साथ ये कुछ हुआ, तो मैंने उसके बारे में बातचीत की। इसके फादर ने मुझे बताया कि भी मेरी लड़की के साथ ऐसे कुछ बदतमीजी की गई है। तो मैं वहाँ मौके पे 2-4 लोगों को पूछा, मैं कभी ऐसे ऐसे कुछ हुआ, तो सामने जो जज का प्रोग्राम होता, मैंने उनसे आके पूछा कि भाई यहाँ ऐसा कुछ हुआ था, तो ठीक है। तो उन्होंने बताया हाँ ऐसा कुछ हुआ था। फिर मैंने इनके घर गया, बच्ची से पूछा, मैं बेटे तेरे साथ कुछ हुआ है, जैसे तुम्हारी बेटी है, मतलब जैसे मेरी बेटी वैसे तो सबकी बेटी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अंकल ऐसे ऐसे हुआ था। बेचारी रो पड़ी भाई साहब, उसकी आंखें देख के दिल दहल गया मेरा। और मैं कहा बेटे डरने की ज़रूरत नहीं है, और तेरा कोई कसूर थोड़ा ही है, तू तो बच्ची है, तूने तो कुछ किया ही नहीं है। तो उस लड़की ने मेरे से बोला अंकल मेरे पिताजी मुझे कुछ डांटेंगे या कुछ। मैं कहा बेटे चिंता मत कर, तेरे पिताजी, तेरी कोई गलती होगी तो डांटेंगे ना, जब तेरी कोई गलती ही नहीं है तो तेरे पिताजी तुझे क्यों डांटेंगे। तो उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ करके। तो मैंने उससे बोला बेटा तू किसी बात डर मत, सब कुछ सच सच बता जो बात हुई है। अगर आज हम डर जाएंगे तो आज भगवान ना करे तेरे साथ हुआ है, इनका दोबारा हौसले बढ़े। दोबारा हमारी बेटी के साथ, इसकी बेटी के साथ, इसकी बेटी के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आज तू नहीं बोलेगी तो कोई कैसे खड़ा होगा? अगर आज तू दबा जाएगी तो कोई कैसे बोलेगा? तो उन्होंने छूटते यही बात बोली कि अंकल जी आप पापा को बता देना। फिर मैंने इसके फादर को फ़ोन किया, उनको बुलवाया सबने, हम 10-15 लोग थे, उन्होंने सबने उनके फादर को फ़ोन किया, वो बुलवाया वहाँ करके। तो उन्हें छूटते बोला कि अंकल जी आप मेरे फादर से बता देना कि भाई इन्होंने मुझे छेड़छाड़ बहुत बदतमीजी करी मेरे साथ। पहले तो मेरे से बदतमीजी करी, और जब मैंने आगे जाके पलट के देखा शायद मेरे से ना कह रहा हो, तो उन्हें गर्दन पलट के देखा शायद मेरे से ना कह रहा हो, तो दोबारा उसके पीछे गया वो। हेल्प मांगी लड़के से, बच्ची ने एक लड़के से हेल्प मांगी उनने। हमारे पड़ोस में भाई वही थे, मैं वहीं था। उस लड़की ने एक लड़के से बंदे से हेल्प मांगी, हमारे पंडित जी से हेल्प मांगी कि मुझे डर लग रहा है कि मुझे मेरी लाइब्रेरी तक छोड़ दो, ये मेरे पीछे लग रहा है। वो लड़का वहाँ छोड़ के आया उसे, वो वहाँ तक छोड़ के आया है। तब भाई वहाँ गए हैं, इन्होंने बात करी बेटे बता कि मेरे पापा मेरी पढ़ाई छोड़ देंगे इसलिए मैं बता नहीं पा रही। पापा पढ़ाई छुड़वा देंगे, मतलब बच्ची के मन में ये नहीं था कि उसने गलती उसकी है, वो गलती हाँ, खुद को फील अपराधी महसूस कर रही है कि मेरे पापा मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। यही बात हुई। ठीक है, मेरे पापा मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे इसलिए पापा को मत बताना। लेकिन हमारे बड़े भाई ने जिम्मेदारी ली, इनको भी समझाया और बच्ची की सारी चीज़ चेक करी, फुटेज निकलवाई, तब पता चला कि माँ जब देखिए जिसने अपराध किया उसके मन में अपराध बोध नहीं था, लेकिन बच्ची अपने मन में अपराध बोध महसूस कर रही थी। अगर ये बात मेरे पापा को पता चली तो मेरे पापा मेरा ट्यूशन जाना बंद कर देंगे। मेरे साथ आप आगे आ जाइए, मेरे साथ बच्ची के फादर भी हैं। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँ। सुभाष चंद। सुभाष जी, जैसे आपको इलाके के लोगों से मालूम हुआ कि बच्ची के साथ छेड़खानी हुई है, तो आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आप मेरी ये थी कि जैसे उसके साथ बच्ची के साथ छेड़खानी करी है, तो मैंने बोला बेटा मैं उसको निकालूंगा, ढूंढ निकालूंगा कहाँ पर रहता है कहाँ नहीं रहता है, उसके खिलाफ़ मैं पुलिस रिपोर्ट करूंगा और मैं थाने में इसको रिपोर्ट करवाऊंगा और 100 नंबर पर कॉल करूंगा। मैंने 112 पे कॉल करी। कितने बजे कॉल करी? मैंने करीबन 6:09 के लपेट में मैंने पुलिस को फ़ोन करा, PCR को। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरे घर में हो गया, मेरे बच्चे को छेड़खान करी उन्होंने, और छेड़खान करने के बाद में फिर मैंने वो पुलिस आई, फिर यहाँ से उन्होंने लिखा, फिर यहाँ पे हम जब से थाने में खड़े हुए हैं। थाने के पुलिसकर्मी आपके इलाके में आए? हाँ आए थे। उसके बाद में पुलिस वालों ने उसको शिनाख्त करने के बाद अरेस्ट करा? खाली पुलिस वाली जो आई थी, गाड़ी आई थी, जो मान लो कि जो PCR है वही आई थी। ये पुलिस वाले घर पे नहीं गए थे। इन्होंने बोला भाई हम घर पे नहीं जाएंगे, तुम ही थाने में आओ, हम नहीं आएंगे आपके घर पे। मतलब पुलिस वालों ने अपना कर्तव्य निभाया, जबकि PC और कॉल के बाद थाने की जिम्मेदारी बनती है, जो संबंधित थाना क्षेत्र होता है वो वहाँ पहुँचते हैं, पूरी शिनाख्त करते हैं, पूरी पुलिस ने गए इनसे एक अमित सर के यहाँ पे, अमित नाम के हैं ACI, उनको हमने बोला सर ऐसे ऐसे बात है, और ये PCR वाले आए हुए हैं। केवल ये बताइए
उस युवक को यहाँ थाने की पुलिस ने गिरफ्तार करा था। थाने की पुलिस ने करा। अब युवक को लेके एमएलसी के लिए जीटी भी ले गए। हाँ जी, उसको लेकर गए। क्या कार्रवाई चाहते हैं उस जिहादी मानसिकता के व्यक्ति के? कार्रवाई ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इसके ऊपर और इसको जेल डाला जाए। जी सर, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते नरेश कुमार। अभी भी ये जैसे पुलिस ने पकड़ लिया तो ये छोड़, मतलब इसको पता नहीं था, लेकिन एकदम से देख के ना ये भाग गया और एक के घर में घुसा। उसमें एक लेडी प्रेग्नेंट थी, उसने उसको बहुत तेज से धक्का दिया उस लेडीज को। ये इमरान नाम का जो इमरान का नाम का शख्स है, उस लेडीज को धक्का दिया। प्रेग्नेंट लेडी को? प्रेग्नेंट लेडी को। वो तो उसका दूसरा एक लड़का था वहाँ पे जो उसने संभाल लिया, नहीं तो बच्चा ही मरता और लेडी भी मरती उस टाइम। अभी और तो पकड़ने के बाद इतनी जिहादी सोच है इनकी। और तो ये भी नहीं पुलिस देखते के कि सामने जब ये जा रहा था ना, ये जब ये पुलिस लेके जा रही थी एमएलसी के लिए, तो बड़ी मरोड़ में गया है ये। तब भी पूरी ऐठन है, ऐठन दिखा रहा। पूरी ऐठन है। जिस तरह उसे से पता है कि मेरा भाई छूट गया, मैं भी छूट जाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। इसके भाई भी इस तरह की वारदातों में लिप्त रहा है पहले। भाई नत्थु कॉलोनी चौक की वीडियो निकाल लेना आप, बहुत पिटाई। वहाँ पिटाया बढ़िया तरीके से, इको गाड़ी से महिला को छेड़ते हुए, महिला मानसरोवर स्कूल की लड़की को छेड़ते हुए। मतलब इस परिवार का इतिहास ही ऐसा है कि जो इमरान है, जिहादी मानसिकता का नवयुवक, इसका बड़ा भाई भी पहले इस तरह के आपराधिक वारदातों में लिप्त रहा है और नत्थु कॉलोनी चौक पर एक महिला को छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया था, लड़की को, और 6 महीने ये जेल में भी रह है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी हरकतें नहीं सुधरी है। मैं अभी बच्ची से भी बात करवाता हूं, लेकिन बच्ची के पहचान हम उजागर नहीं करेंगे। मैं बच्ची का बयान नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सत्यता का उजागर करने के लिए मुझे मजबूरन बच्ची के बयान को भी लेना पड़ेगा। मेरे साथ वो मासूम सी मजलूम बच्ची भी बैठी है जिसके साथ छेड़खानी होती है, लेकिन अपराध बोध देखिए इस बच्ची के मन में था। डर के मारे ये घर में बात नहीं बता रही थी, कहीं पिताजी इस बात को लेकर मेरी पढ़ाई ना छुड़वा दे। बेटा आज क्या हुआ था, आप खुलकर बताइएगा। जब मैं लाइब्रेरी के लिए जा रही थी 8:45 बजे के आसपास, तो जाते जाते एकदम से एक मुस्लिम लड़का आता है, मतलब लड़का भी नहीं है, वो आदमी है। वो आके मेरे को बहुत गलत शब्द बोल कर जाता है। मुझे लगता है कि शायद मैंने गलत सुन लिया है, वो किसी और को कह रहा होगा। तो मैं उसको इग्नोर करके आगे जाती हूँ जैसे, तो वो वापस से पीछे मुड़कर आता है और फिर वो वापस से मतलब छेड़ने, मतलब हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, छेड़ता है और बोल के गया कि कल भी यहीं पे मिल लियो, उसने मेरे को बोला और बहुत गंदे गंदे शब्द बोल कर गया था मेरे से। बेटा आप नीट की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़का था, क्या आप ये इसको पहले से जानती थी? आपको कैसे मालूम पड़ा ये मुस्लिम लड़का? मतलब उसकी जिस हिसाब से उसने अपना था, पूरा दाढ़ी थी और उसने सब कुछ बांध रखा था, उस हिसाब से मुझे पता चल गया था कि वो मुस्लिम है। और मैं उसे वैसे पहले से नहीं जानती थी, वो ये पहला ही था। मैं मतलब इतना तो नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि मैंने उसको बहुत बार देखा था उस रास्ते में कि वो मेरे साथ आगे पीछे घूमता रहता है। लेकिन आज उसने फिर मेरा हाथ पकड़ा और सारी चीज़। यानी कि वह दरिंदा काफ़ी दिनों से घात लगाए बैठा था इस बच्ची के पीछे, लेकिन आज सुबह अचानक जब सुनसान जगह देखकर उसको मौका मिल गया तो इस बच्ची के साथ उसने अश्लील शब्द बोले। शब्द ऐसे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, यानी अपने प्राइवेट पार्ट के बारे में बोला। ऐसे दरिंदे के साथ क्या सलूक होना चाहिए? न्यायालय सिर्फ थोड़ी सी सजा देकर ऐसे दरिंदों को छोड़ देगा, क्योंकि बच्ची के साथ कोई संगीन वारदात नहीं हुई। लेकिन हो सकता है अगर आज ये बच्ची खामोश रहती, इलाके वाले खामोश रहते, तो ये बहुत संगीन वारदात भी हो सकती थी, बच्ची अगवा भी हो सकती थी, बच्ची के साथ कोई बुरा काम भी हो सकता था। तो ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मैं कहना चाहूँगा और पुलिस से भी कहना चाहूँगा, जिन धाराओं में केस बनता है सख्त से सख्त धाराएं लगाई जाए, क्योंकि इनके परिवार का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और ऐसे परिवार को भी सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए जो अपने नौजवान लड़कों को पैदा तो कर देते हैं लेकिन उसको अच्छे संस्कार नहीं देते। रेखा गुप्ता जी को ना महिला इसलिए मुख्यमंत्री इसलिए चुनाया है कि वो महिला की शक्ति के लिए ही काम करें। आज हमारे दिल्ली में ना महिला परेशान है, बेटी परेशान है, तो रेखा गुप्ता जी से एक गुजारिश है कि प्लीज़ कुछ करो मत करो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी बहन बेटी को थोड़ा सा। बिल्कुल, दिल्ली के आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं और रेखा गुप्ता जी बहुत है, ठीक है सर। और
बस यही कहना चाहूँगा कि अगर महिला मुख्यमंत्री है तो महिलाओं की सुरक्षा अनिवार्य है और ऐसे जिहादी मानसिकता के अपराधी को जल्द सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं राजेश बसिन, संवाद नेशन के साथ, रात्रि के 12 बजे दिल्ली के मानसरोवर पर से। जय हिंद, जय भारत।